गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस सेशन में आप सब लोगों का स्वागत है। ठीक है, देखो हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम, और द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम में हमने दो चीजें पढ़ ली थी कि द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम के अनुसार जो साम्य स्थिरांक है, जो कि किस किस का रेशियो है, ध्यान से समझना। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो कि अग्र अभिक्रिया के वेग स्थिरांक और पश्य अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के रेशो के बराबर होता है। अग्र अभिक्रिया का वेग नियतांक अपॉन पश्य अभिक्रिया का वेग नियतांक। ध्यान रखना, वेग की बात नहीं कर रहा हूं, वेग नियतांक की बात कर रहा हूं। अग्र अभिक्रिया का वेग नियतांक अपॉन पश्य अभिक्रिया का वेग नियतांक, इन दोनों का जो अनुपात होता है वो आपका साम्य स्थिरांक कहलाता है। ध्यान रखना, साम्य स्थिरांक इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ध्यान रखना। और मैंने कल आपको बताया था कि इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लोग दो फॉर्मेट में लिख सकते हैं, एक सांद्रता के पदों में लिख सकते हैं और एक आंशिक दाब के। कल मैंने बताया था, सक्रिय द्रव्यमान भी मैंने बताया था, गैसों के लिए सक्रिय द्रव्यमान क्या होता है वो भी मैंने बताया था, सारा कुछ बता दिया था। एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, वो मैं बता देता हूं आप लोगों को। और वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो जस्ट 1 मिनट, एक कलर और ले लेता हूं मैं, इसमें थोड़ा सा अच्छा रहे। येलो कलर ले लेते हैं, थोड़ा सा लाइट येलो। अब ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना, ये जो के है वो साम्य स्थिरांक है, और साम्य स्थिरांक है तो जब सांद्रता के पदों में इसको लिखा जाएगा तब हम लोग इसको बोलेंगे केसी, और जब हम लोग इसको आंशिक दाब के पद में लिखेंगे तब इसको बोला जाएगा केपी। अब एक इंपॉर्टेंट चीज क्या कह रहा हूं मैं, सम दिए गए ताप पर किसी भी अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक का एक विशेष मान होता है। देखो आगे जाके मैं एक बात बताऊंगा आपको मतलब एक टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग। देखो दो चीजें हैं, दो चीजें क्या है, मेरी बात समझना। देखो दो चीजें क्या है, देखो एक तो साम्य अवस्था है, ध्यान रखना, एक तो साम्य अवस्था है और एक साम्य स्थिरांक है। ये दोनों चीजें अलग अलग है, ध्यान रखना। तो आगे जाके मैं आपको दो पॉइंट पढ़ाऊंगा। एक पॉइंट में पढ़ाऊंगा साम्य स्थिरांक को प्रभावित करने वाले कारक, और एक में पढ़ाऊंगा साम्य अवस्था को प्रभावित करने वाले कारक। बहुत दोनों चीजें अलग हैं, साम्य अवस्था अलग है, साम्य अवस्था स्थिरांक अलग चीज है। क्लियर? तो मैं क्या कह रहा हूं यहां पे ध्यान रखना, किसी दिए गए ताप पर किसी भी अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक का मान एक विशेष मान होता है। एक विशेष मान का मतलब समझ रहे हो आप लोग? जस्ट 1 मिनट, ठीक है। साम्य स्थिरांक का मतलब के एस भी हो सकता है, सॉरी के सी भी हो सकता है, के पी भी हो सकता है। तो ध्यान रखना, मान लो एक 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 निश्चित टेम्परेचर है, मान लो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 150 डिग्री सेंटीग्रेड, उस विशेष ताप पर साम्य स्थिरांक का मान निश्चित होगा। अगर आप टेम्परेचर को चेंज करोगे तो आपका साम्य स्थिरांक परिवर्तित हो जाएगा। मतलब जो साम्य स्थिरांक है वो किस पे निर्भर करता है? ताप पर। एक निश्चित ताप है, उस निश्चित ताप पर साम्य स्थिरांक का मान फिक्स रहेगा। अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो फिर साम्य स्थिरांक का मान क्या हो जाएगा? कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, वो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, तो ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत अच्छे से याद रख लेना। क्या कह रहा हूं, किसी दिए गए ताप पर किसी भी अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक का एक विशेष मान होता है। मतलब ताप अगर फिक्स है आपका तो फिर साम्य स्थिरांक का मान फिक्स रहेगा, ना वो कम होगा ना ज्यादा होगा। लेकिन अगर आपने टेम्परेचर चेंज कर दिया तो फिर साम्य स्थिरांक का मान कम या ज्यादा हो सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज देखो, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैंने आपको बताया था, कल हमने सारा डिस्कस कर लिया था कि मान लो आपके पास एक कॉमन रिएक्शन है N1A, ए के N1 मोल है, बी के N2 मोल, रिएक्शन करके सी के M1 मोल बनाते हैं और डी के
M2 मोल बनते हैं। तो इस अभिक्रिया के लिए जो साम्य स्थिरांक होगा K, जो क्या होता है K अपॉन KB होता है, उसको देखो सांद्रता के पद में हम लोग ये लिख सकते हैं, मैंने आपको कल बता दिया था सारा कुछ, इसको दोबारा बताने की जरूरत नहीं, ठीक है। और फिर मैंने बता दिया था कि आंशिक दाब के पद में हम लोग ये वाला लिख सकते हैं, ये सारा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कल, ठीक है। अब देखो एक दो चीजें जो मैंने आपको कल भी बताई थी, एक तो देखो ये जो सांद्रता होती है उसको हम लोग ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करने का मतलब होता है, हम लोग एक तरह से सांद्रता या फिर सक्रिय द्रव्यमान लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? सांद्रता या फिर सक्रिय द्रव्यमान लिख रहे हैं। और सांद्रता की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? मोल पर लीटर। हम लोग पर्टिकुलर मोलरता की बात कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये सारा दाब की कहानी है, और दाब की जो यूनिट होती है वो बेसिकली हम लोग क्या लेते हैं? एटमॉस्फेयर। बाकी देखो अलग अलग चीजें मैंने आपको बहुत बता दी हैं, एटमॉस्फेयर। बाकी ऐसे तो मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई थी, जब गैसीय अवस्था पढ़ाई थी तो दाब की अलग अलग यूनिट बताई थी, लेकिन बेसिकली जो हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं वहां पर हम लोग दाब को जब भी लेंगे बेसिकली एटमॉस्फेयर में लें। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको कल भी बताई थी, मैंने कल क्या कहा था कि ये जो साम्य स्थिरांक है, ये जो साम्य स्थिरांक है वो KF अपॉन KB के बराबर होगा। लेकिन ध्यान रखना अगर आप उल्टा कर दो, मान लो KB अपॉन KF कर दो, तो ये साम्य स्थिरांक के बराबर नहीं होगा। ये आप लोग ध्यान रख लेना भाई, ये मैंने कल भी बताई थी आपको भी। क्यों नहीं होगा ये मैं आपको दूसरी या तीसरी क्लास में बताऊंगा, जब इसके बाद दूसरी या तीसरी क्लास होगी जब हम लोग रिएक्शन लिखने के अलग अलग तरीके देखेंगे। अभी फिलहाल आप इतना सा ध्यान रखो कि जो K इक्विलिब्रियम है या जो K साम्य है वो KF अपॉन KB का रेशियो होता है, लेकिन ध्यान रखना KB अपॉन KF का रेशियो जो है वो साम्य स्थिरांक नहीं होता है, ठीक है। तो ये दो चीजें कल हमने पढ़ ली थी कि किसी भी अभिक्रिया के लिए KC को आप कैसे लिख सकते हो और KP को आप कैसे लिख सकते हो। बेसिकली सीधा सा कंसेप्ट होता है, यहाँ पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और यहाँ पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, बस इतना सा ध्यान रख लेना भाई, ठीक है। और यही आपका द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम था कि अभिक्रिया का जो वेग है वो अभिकारकों की सांद्रता के, जिसमें कि उनकी घात भी लगी हुई हो, के गुणनफल के बराबर होता है। बस इतना सा ध्यान रख, ठीक है। अब देखो दो चीजें आ गई हमारे पास, KC और KP। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग डिस्कस करेंगे अब, इन दोनों में रिलेशन पढ़ेंगे हम लोग, KP और KC में क्या रिलेशन होता है। तो देखो एक सीधा सा सिस्टम जो था, एक सीधा सा जो फॉर्मेट हमारा था, वो सारी चीजें मैंने बताई थी आप लोगों को। और उस फॉर्मेट में क्या था देखो, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, जस्ट 1 मिनट बस। तो हम लोग आज जो देख रहे हैं, हम लोग KP और KC में रिलेशन देख रहे हैं। किस किस में रिलेशन देखेंगे हम लोग? KP और KC में रिलेशन देखेंगे। अब देखो मैंने आपको एक बात बताई थी जब कल की क्लास थी, मैंने ये कहा था कि अगर आपका कोई द्रव है तो उसके लिए कंसंट्रेशन ली जाती है N/V, और ये क्या होती है? मोल पर लीटर। और फिर मैंने आपको कहा था कि अगर गैसीय अभिक्रिया है उसके लिए जो कंसंट्रेशन ली जाती है वो आंशिक दाब की फॉर्मेट में लिया जाता है, और मैंने कहा था CA/RT। मैंने ये कहा था आपको
कि जो आंशिक दाब होगा वो किसके बराबर होता है, उस गैस की सांद्रता या सक्रिय द्रव्यमान और आर और टी के गुणनफल के बराबर होता है। अब देखो आप चीजों को समझना, मैं एक एक करके बताता हूं। देखो हमें इन दोनों में रिलेशन पढ़ना है। देखो इन दोनों में रिलेशन पढ़ने के लिए क्या करते हैं, देखो ध्यान से समझना। केपी बराबर हमने क्या लिखा है, देखो ध्यान से समझ लेना। केपी बराबर हमारा क्या है, देखो रिएक्शन हमारी वही रहेगी, ध्यान रखना। हम ये सारी कहानी इस रिएक्शन के लिए पढ़ रहे हैं। तो एक बार मैं अगर केपी लिखना चाहूं तो देखो क्या होगा, यहां से पीसी की पावर m1 इंटू पीडी की पावर m2 अपॉन pa इसकी पावर n1 इंटू पीबी इसकी पावर n2। देखो वैसे जो मैं बता रहा हूं वो आपके किसी काम का नहीं है, काम की चीज तो लास्ट में आएगी। और लास्ट में क्या आएगा मैं पहले बता दूं आपको। हमें जो पढ़ना है, क्या पढ़ रहे हैं, केपी बराबर केसी आर टी डेल्टा एन जी, बस इतना सा ध्यान रखना। ये हम इन दोनों में रिलेशन पढ़ने वाले हैं। ये आएगा कैसे वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। अब देखो हमारा जो आदर्श गैस समीकरण है वो क्या होता है हमारा, ध्यान से समझ लेना भाई। देखो देखो पीवी बराबर एन आर टी, और पी बराबर क्या लिख सकता हूं, एन अपॉन वी आर टी। और ये क्या है आपकी कंसंट्रेशन, मोलों की संख्या अपॉन आयतन, मैंने पहले ही बता दिया, बार बार बताया है। तो पी बराबर क्या आ जाएगा, सी आर टी। तो अब देखो आप काम की बात देखो, काम की बात क्या है यहां पे देखो। अब इस पीसी के बराबर क्या लिखा जा सकता है, देखो अब ध्यान से समझ लेना। इस पीसी के बराबर मैं लिख सकता हूं सी ए आर, सॉरी जस्ट 1 मिनट, क्या लिख सकता हूं, कंसंट्रेशन ऑफ सी आर टी, या फिर इसको लिख सकता हूं कंसंट्रेशन ऑफ सी और ये आर टी, ठीक है। अब देखो ये इसके बराबर है तो ये पावर है तो पावर भी लग जाएगी, पावर बाद में लगाएंगे, पहले समझ लो। पी डी बराबर क्या लिखूंगा, सी डी आर टी, या इसको क्या लिख सकता हूं यहाँ पे डी और आर टी, क्योंकि ये सी की कंसंट्रेशन है, सी की यहाँ पे कंसंट्रेशन इनटू आर टी। और पी ए बराबर, या पी बी पी ए लिख लो पहले, पी ए बराबर क्या लिख सकता हूं, सी ए आर टी बराबर ए की कंसंट्रेशन और आर टी, ठीक है। और क्या लिख सकता हूं, पी बी बराबर क्या लिख सकता हूं, देखो सी बी, ठीक है, आर टी, और क्या लिखा जा सकता है, बी की कंसंट्रेशन और आर टी, ये चारों चीजें। अब देखो अब ध्यान से समझ लेना, यहां तक की कहां तक की कहानी हो गई हमारी। अब देखो इस पीसी की जगह ये वाली वैल्यू रखता हूं मैं, और जब इस पीसी की जगह ये वाली वैल्यू रखेंगे तो देखो मैं इनको तो हटा रहा हूं, क्योंकि एक पेज पे रहेगा तो चीजें समझ में आ जाएंगी आपको। ये आपको सारा पता चल ही गया पहले क्या निकालना है हमें। अब ध्यान से समझना, देखो यहाँ पर ये वैल्यू पुटअप करूंगा तो देखो क्या होगा, अब आप ध्यान से समझ लेना भाई। देखो केपी बराबर क्या लिखा जाएगा, अब थोड़ा सा ध्यान से समझना। केपी बराबर मैं क्या लिखूंगा, ध्यान से समझ लेना। देखो मैं लिखूंगा, देखो पहले पीसी तो मैं लिखूंगा सी की पावर m1, ठीक है, और आर टी की पावर m1 इंटू, अब ध्यान से समझ लेना, डी की पावर m2, ठीक है, और आर टी की पावर, हाँ आर टी की पावर हमारी, ठीक है। अब नीचे क्या लिखा जाएगा, देखो देखो इस पीसी की जगह मैंने ये लिख दिया है, बस इतना सा ध्यान रख लेना। इस पीसी की जगह मैंने ये वाला रख दिया है, नीचे क्या लिखूंगा, ए की पावर n1 और आर टी की पावर n1 गुणा बी की पावर n2 और आर टी की पावर। अब देखो इसको मैं थोड़ा सा सिस्टमेटिक करके लिख देता हूं, और थोड़ा सा सिस्टमेटिक करके क्या लिखूंगा, देखो अब ध्यान से समझ लेना, सी की पावर m1, डी की पावर m2 और आर टी की पावर, देखो आर टी और आर टी तो इन दोनों की पावरों जो है उनका योग हो जाता है, ये आ जाएगा इन दोनों की पावर, ठीक है। नीचे क्या लिख सकता हूं, देखो ए की कंसंट्रेशन पावर n1 और बी की कंसंट्रेशन पावर n2, और यहां पर वही आर टी और आर टी की पावर जुड़ जाएगी n1 प्लस n2। अब देखो आप आराम से देख सकते हो
क्या देख सकते हो? देखो, आपको ये देखना है कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम हो गई है। ये चेक कर लो। तो देखो, ये किसके बराबर है? केसी के बराबर। तो ये भी किसके बराबर होगा? केसी के बराबर होगा। और जब केसी के बराबर होगा तो मैं उधर लिख रहा हूं, चलो नीचे लिखता हूं मैं, सही लगेगा आप लोगों को। नीचे लिख रहा हूं तो देखो, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं मैं। अब आप समझ तो गए ही होंगे सारी कहानी। तो यहाँ पे देखो, केपी क्या लिखा जाएगा? केपी बराबर केसी। अब देखो, ये भी आर टी और ये भी आर टी। तो देखो, इस आर टी को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो आर टी तो कॉमन। तो देखो, ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात निकल जाएगी, मीन्स m1 m2 माइनस n1 प्लस n2। ठीक है। और देखो, ध्यान रखना, ये पूरी कहानी जो है, ध्यान से समझना, वो किसके लिए हो रही है? गैसीय सममांगी अभिक्रियाओं के लिए। सममांगी का मतलब मैंने कहा था कि सारे के सारे जो अभिकारक होंगे, जो उत्पाद होंगे, वो एक ही अवस्था में होंगे। और गैसीय मैंने पहले लिख दिया है, तो सारी की सारी जो कहानी है वो गैसीय अभिक्रियाओं के लिए हो रही है, क्योंकि आपके सिलेबस में बाकायदा मेंशन है द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम और सममांगी अभिक्रियाओं के लिए इसके अनुप्रयोग है। ठीक है। तो यहां पे ये जो है, ध्यान से समझना, एक्चुअल में ये क्या है मैं बता देता हूं, दोनों को समझ लो आप लोग अच्छी तरह से। ये जो है वो उत्पाद के गैसीय मोलों की संख्या है। उत्पाद के गैसीय मोलों की संख्या है। और ये जो है वो अभिकारकों के गैसीय मोलों की संख्या, केवल गैसीय मोल, ध्यान रखना, लिक्विड और सॉलिड नहीं, ओनली गैसीय मोल। तो जब उत्पाद के गैसीय मोलों में से अभिकारक के गैसीय मोल घटाए जाएंगे तो हमारे पास बचेगा डेल्टा एन जी। ये जरूर ध्यान रखें। तो यहां से देखो, सीधा सा एक कंसेप्ट आपके पास रिलेशन निकल के आ गया है। क्या है? केपी बराबर केसी आर टी डेल्टा एन जी। बस अब आप सब कुछ समझ गए हो। केपी क्या है बता दिया, केसी क्या है, आर टी क्या है, आर गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, और डेल्टा एन जी क्या है। बस इतना सा ध्यान रख लेना। ये क्या है? उत्पाद के गैसीय मोलों की संख्या, उत्पाद के गैसीय मोलों की संख्या, ठीक है, माइनस अभिकारकों के उत्पाद के अभिकारकों के गैसीय मोलों की संख्या। गैसीय वर्ड को मत छोड़ना, देखो केवल गैस के मॉलिक्यूल्स देखे जाएंगे, गैस के मोल देखे जाएंगे, लिक्विड और सॉलिड के मोल नहीं देखे जाएंगे। अभिकारकों के गैसीय मोलों की संख्या अभी मैं बता दूंगा आप लोगों को क्या है माजरा सारा का सारा। ठीक है भाई। तो ये आपका हो गया है केपी और केसी में रिलेशन। आप अच्छी तरीके से समझ लो, आपको कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आपके पास केसी और केपी का क्या रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार तो यही क्वेश्चन पूछ लेता है, केपी और केसी में क्या रिलेशन है भाई? आर टी डेल्टा एन जी। अब आपको यहां से पूछ ले, मान लो केसी पूछ ले आपको, तो केसी क्या होगा भाई? ध्यान समझना, केसी मतलब पास वाले का सामने वाले में भाग दे देंगे, तो केपी अपॉन आर टी डेल्टा एन जी। आपसे पूछ ले कि मुझे तो आर टी डेल्टा एन जी का मान बताओ भाई, ये कितना हो जाएगा फिर आपका? एसी अपॉन केपी अपॉन के। देखो कुछ भी पूछ सकता है वो, आपको अगर एक इक्वेशन पता है तो वो आपको भले ही कुछ भी पूछे, आपको फिर कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बात बिल्कुल समझ में आ गया। तो ये आपका केसी और केपी में रिलेशन हो गया है। ये तीन चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी है, आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहां तक आप लोग देखो भाई, केसी और केपी में संबंध, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ सकता है। अभी देखो, अगर थोड़ा बहुत डाउट है, देखो डेल्टा एन जी कैसे निकालते हैं, मैं एक एग्जांपल बता देता हूं। देखो मान लो आपके पास है N2 प्लस 3H2 और ये 2NH3। ठीक है। देखो ये भी गैस है, ये भी गैस है, और ये भी। अगर हमें डेल्टा एन निकालना है तो कैसे निकालेंगे? देखो क्या कहा था मैंने, एन
प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट के मोलों की संख्या माइनस ये रिएक्टेंट, मतलब आपको केवल प्रोडक्ट के गैसीय मोल लेने हैं और रिएक्टेंट के गैसीय मोल लेने हैं। तो देखो प्रोडक्ट के कितने मोल हैं, 2, माइनस रिएक्टेंट के कितने हो गए, 3 और 1 4। तो यहाँ पे जो डेल्टा एन आया है वो -2 आए हैं। अब देखो एक बहुत बड़ी बात निकल के आ गई है, बहुत बड़ी बात यह है कि आपका डेल्टा एन 0 भी हो सकता है, आपका डेल्टा एन पॉजिटिव भी हो सकता है, मींस 0 से ज्यादा, और आपका डेल्टा एन जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, मींस 0 से कम। नेगेटिव का मतलब 0 से कम और पॉजिटिव का मतलब 0 से ज्यादा। लेकिन ध्यान रखना इसकी वैल्यू कभी भी आधी अधूरी नहीं आएगी, 1 2 3 4 ऐसे ही आएगी डेल्टा एन की वैल्यू, ध्यान रखना इस बात का आप। क्योंकि देखो बहुत आगे डेप्थ में जाओगे तो कुछ भी हो जाए, लेकिन आपके स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं मैं, आपको बिल्कुल क्लियर कट मामला मिलेगा कि जो डेल्टा एन है वो -1 -2 -3 या 0 +1 +2 +3। तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है मैथमेटिक्स में। बस आप बहुत ज्यादा डेप्थ में मत चले जाना कि यार ये भी हो जाए वो भी हो जाए, कुछ नहीं होगा, एकदम सिंपल क्वेश्चन आते हैं सेकंड ग्रेड में, आप उठा के देख लेना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो तो अब हम लोग 3 तरह की या 4 तरह की रिएक्शंस पढ़ेंगे। एक वो रिएक्शन पढ़ेंगे जिनमें डेल्टा एन बराबर 0 होगा, तो उनमें फिर केपी और केसी में क्या रिलेशन होगा। एक पढ़ेंगे डेल्टा एन बराबर अगर पॉजिटिव है, मींस डेल्टा एन जो है वो, जस्ट मैं बता रहा हूं पॉजिटिव मतलब डेल्टा एन जो है वो 0 से ज्यादा होगा। एक पढ़ेंगे डेल्टा एन जो 0 से कम होगा, मींस नेगेटिव होगा। और एक हम लोग ये 3 कंडीशंस हम लोग लेंगे। तो देखो एक एक कंडीशन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो एक चीज और बता दो, बीच में मैंने लिखा है, देखो आपको केसी और केपी का मात्रक भी पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए आपको, केसी और केपी का मात्रक भी पता। देखो केसी का फॉर्मूला ये है, देखो अब आप समझना, देखो ये क्या है सांद्रता, ये भी क्या है सांद्रता, ये क्या है सांद्रता, ये भी क्या है सांद्रता। तो मैं क्या लिख सकता हूं, केसी बराबर सांद्रता की पावर, इन दोनों को जोड़ दूंगा m1 प्लस m। ठीक है, नीचे क्या लिख सकता हूं, यहां पे भी लिखूंगा सांद्रता और दोनों को जोड़ दूंगा तो क्या लिखूंगा n1 प्लस n2, वही उत्पाद के गैसीय मोलों की संख्या है और अभिकारक के गैसीय मोलों की संख्या है। तो क्या लिख सकता हूं भाई, मैं सीधा सीधा ये लिख दूंगा सांद्रता और सांद्रता, सांद्रता के बाद में लिखूंगा m1 प्लस m2 माइनस n1 प्लस n2। और ये आपको पता ही है मैंने कितनी बार लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा आपका सांद्रता और सांद्रता की पावर डेल्टा एन जी। मतलब ये वही डेल्टा एन जी है जो हमने केसी और केपी के रिलेशन के लिए लिखा था। तो देखो अब आपको पता ही है सांद्रता की यूनिट क्या होती है भाई, तो आप इसको केसी की जो यूनिट होती है वो ध्यान रख लेना, मोल पर लीटर, और यहां पे लगा देना हमेशा डेल्टा एन जी। ये जो डेल्टा एन जी आएगा उसके अकॉर्डिंग ये केसी। अब देखो केसी की यूनिट अलग अलग अभिक्रियाओं के लिए अलग अलग होगी, क्योंकि वो किस पे डिपेंड करेगी, डेल्टा एन जी पर। ऐसे ही देखो इधर, इधर आपको क्या करना है, कुछ चेंज नहीं है। देखो क्या लिख सकता हूं मैं, सीधा सा देखो ये क्या है दाब, सॉरी ये क्या है दाब, ये क्या है दाब, ये क्या है दाब, ये क्या है दाब। तो मैं क्या लिख सकता हूं, देखो सीधा लिख रहा हूं हम लोग, दाब, दाब की पावर m1 प्लस m2, नीचे क्या लिख सकता हूं दाब, दाब की पावर n1 प्लस n2, और आपका फाइनली kp बराबर दाब और दाब की पावर m1 प्लस m2 माइनस n1 प्लस n2। और ये आपके पता ही आपको क्या है, तो kp बराबर क्या हो जाएगा, दाब की पावर डेल्टा एन जी। ठीक है, और kp बराबर क्या लिख सकता हूं, दाब की यूनिट क्या है एटमॉस्फेयर और डेल्टा एन जी। बस इतना सा केवल। देखो अलग अलग अभिक्रियाओं के लिए kp और kc की यूनिट अलग अलग होगी, क्योंकि आपका जो kc और kp की यूनिट है वो डेल्टा एन पर डिपेंड है। हाँ, जिन अभिक्रियाओं के लिए डेल्टा एन सेम होगा उनके लिए kp और kc की यूनिट सेम आ जाए।
तो एक जनरल आइडिया मैंने दे दिया है। ये आपकी, अब मान लो किसी अभिक्रिया के लिए आपका डेल्टा एन जी -2 आ गया। एक एग्जांपल दे देता हूं। मान लो कोई अभिक्रिया है, उसके लिए डेल्टा एन जी जो है वो -2 है। तो देखो अब यहाँ पे -2 रखेंगे तो केसी की यूनिट क्या आएगी भाई? देखो अब ध्यान से समझना, मोल पर लीटर और यहाँ पे -2। ठीक है, तो यहाँ पे उस अभिक्रिया के लिए क्या होगा? मोल इनवर्स स्क्वायर। तो देखो अब क्या होगा, ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि तो नीचे था ना। मतलब इसका इसका मतलब ये था, देखो मोल अपॉन लीटर। अब देखो इसकी घात -2 है, इसकी घात क्या है हमारी? -2 है। अब -2 के अकॉर्डिंग अगर पॉजिटिव होती तो कोई दिक्कत ही नहीं थी आपको। इसकी घात क्या है? पूरे की घात, मतलब ये कह सकते हैं कि इसकी जो घात है वो जो है -2 है। अब आप देख लो, ठीक है। तो देखो ये तो क्या हो जाएगा आपका मोल इनवर्स स्क्वायर, और ये ऊपर जाएगा तो माइनस माइनस पॉजिटिव, तो आपका हो जाएगा लीटर स्क्वायर। ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसे ही वहां पर हो जाएगा, वहां पे आपको कोई सिस्टम ही नहीं है, आप तो सीधा ही लगा देना। अगर एटमोस्फेयर अगर -2 है तो आप कर देना एटमोस्फेयर -2, -1 है तो क्या कर दोगे? एटमोस्फेयर -1, पॉजिटिव है तो क्या कर दोगे? एटमोस्फेयर माइनस प्लस, मतलब एटमोस्फेयर 1। और अगर मान लो डेल्टा एन जी 0 आ गया तो क्या यूनिट होगी? तो आप देख लो, अगर ये पावर 0 है इसका मतलब कोई अस्तित्व ही नहीं है। अगर ये 0 है इसका मतलब इसका कोई अस्तित्व नहीं है, और इसका कोई अस्तित्व नहीं है। ध्यान रखना, इसका मतलब अगर डेल्टा एन 0 है तो केसी और जो केपी होगा वो मात्रक विहीन हो जाएगा, उसकी कोई यूनिट नहीं होगी। बताऊंगा मैं भी आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रख लेना, आपको कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखो ये जितनी सारी चीजें बताई है उनके हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले वो एग्जाम्पल देख रहे हैं जिनमें कि डेल्टा एन बराबर 0 है। तो उन अभिक्रियाओं के लिए देखो, अब ध्यान से समझना, हमारा रिलेशन ये वाला था, केपी बराबर केसी आर टी डेल्टा, डेल्टा एन क्या है? 0 है। और जब डेल्टा एन जो 0 होता है, 0 है, अब आप ध्यान रखना हमेशा, कोई भी संख्या है आपकी एक्स वाई जेड, एक्स वाई, अगर उसकी पावर 0 है तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 के बराबर होती है। ध्यान रख लेना, अगर किसी भी संख्या की जो घात है अगर वो 0 है तो उसका जो मान आता है वो 1 आता है। तो ध्यान रखना, अब आप थोड़ा सा समझो क्या बताना चाह रहा हूं मैं, अच्छी तरह से समझ लो। तो देखो क्या होगा कि डेल्टा एन कितना होगा, जस्ट मैं इधर बताता हूं आपको। यहाँ पे क्या था हमारा, के पी बराबर के सी आर टी डेल्टा एन। अब डेल्टा एन की बराबर 0 रखेंगे तो के पी बराबर के सी आर टी की पावर 0, और ये पूरा 1 के बराबर होगा। तो के पी बराबर के सी इंटू 1, 1 का कोई मतलब नहीं है तो के पी बराबर के सी हो जाएगा। तो ऐसी सारी अभिक्रियाएं जिनमें कि डेल्टा एन का मान 0 हो, उन अभिक्रियाओं में केपी और केसी का मान सेम होता है। अब देखो ऐसी अभिक्रियाएं कौन सी हैं, देखो ध्यान से समझना। गैस गैस गैस, देखो इधर देखो प्रोडक्ट के 2 मोल और रिएक्टेंट के 1 और 1 2 मोल। तो देखो प्रोडक्ट के भी 2 गैसीय मोल और रिएक्टेंट के भी 2 गैसीय मोल। तो जो डेल्टा एन आएगा वो कितना आएगा भाई आपका? 0, क्योंकि डेल्टा एन क्या है? प्रोडक्ट के गैसीय मोलों की संख्या माइनस अभिकारक के गैसीय मोलों की संख्या। प्रोडक्ट के गैसीय मोल कितने हैं? 2, और अभिकारक के भी कितने हैं? 2। तो 2 - 2 0। यहां पर देख लो, देखो ये 1 मोल, ये 1 मोल और ये 2 मोल। तो डेल्टा एन क्या आएगा? देखो पहले प्रोडक्ट के मोल लिखेंगे, गैसीय मोल 2, फिर अभिकारक के भी 2, 1 और 1 2। तो कितना आया? डेल्टा एन जो आया वो कितना आया? 0 आया। तो ये वो अभिक्रियाएं हैं जिनमें डेल्टा एन जो होता है वो 0 होता है। अब देखो केपी और केसी की यूनिट, देखो मैंने अभी बताया था केपी और केसी की यूनिट। देखो मैंने क्या कहा था, केसी की यूनिट क्या बताई थी मैंने, ध्यान से समझना। मैंने कहा था मोल पर लीटर और इसकी पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन तो 0 है, क्या हुआ?
यहाँ पे मोल पर लीटर की पावर 0 और इसकी पावर 0, मतलब ये सारा का सारा 1, तो ये तो कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे जो केपी और केसी होंगे वो मात्रक विहीन होंगे। अगर वो अभिक्रियाएं जिनमें डेल्टा एन बराबर 0 है, मीन्स जिनमें गैसीय उत्पादों की संख्या और गैसीय अभिकारकों की संख्या सेम होती है, उनके लिए केपी बराबर केसी होता है, और उनके जो केपी और केसी के मात्रक होते हैं वो मात्रक विहीन होते हैं। ये ध्यान रखना। ये पहला एग्जाम्पल मैंने करवा दिया है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। देखो अब समझो थोड़ा सा। वो अभिक्रियाएं ले रहे हैं जिनमें डेल्टा एन पॉजिटिव होगा। सबसे पहली चीज, डेल्टा एन पॉजिटिव कब होगा? देखो डेल्टा एन क्या होता है? गैसीय मोलों की संख्या किसके? प्रोडक्ट के। और गैसीय मोलों की संख्या किसकी? रिएक्टेंट के। ये कब होगा पॉजिटिव? जब आपके प्रोडक्ट या उत्पाद के मोलों की संख्या ज्यादा होगी। पहली इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। अब ज्यादा हो गई, अब ज्यादा हो गई तो केपी और केसी में क्या रिलेशन आएगा? देखो ये आपका जो है वो एक या एक से ज्यादा होगा। अब क्या होगा? देखो तो देखो केपी बराबर केसी आर टी, और ये आपका एक या एक से ज्यादा होगा। एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है। मतलब यहाँ पे ये कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, और ये कुछ ना कुछ वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? केसी से। अब देखो इन दोनों को बराबर करना है ना, और मल्टीप्लाई केसी को कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? केसी कम था। देखो हमेशा ध्यान रखना, बराबर करने के लिए अगर कोई संख्या ज्यादा है तो, अगर कोई संख्या कम है तो उसको गुणा किया जाता है, और अगर कोई संख्या ज्यादा है उसको दूसरी संख्या के बराबर करना है तो उसमें भाग दिया जाता है। अब थोड़ा सा समझना कि आर टी केसी को आर टी या समथिंग वैल्यू से गुणा कर रहे हैं, इसका मतलब केसी कम था। अरे हमेशा हेल्प किसकी की जाती है? जो कमजोर हो। हेल्प किसकी की जाती है? जो कमजोर हो। तो हम केसी को गुणा कर रहे हैं, केसी कम है, इस केसी को हम लोग केपी के बराबर करना चाहते हैं, लेकिन केसी क्या कम है, इसलिए हमने इसको आरटी से मल्टीप्लाई कर दिया। मीन्स निकल के क्या आया कि जो केपी था वो ज्यादा था केसी से। केसी को बराबर करना चाह रहे हैं, मतलब केसी कम है, मतलब ज्यादा कौन है? केपी ज्यादा है। तो ध्यान रखना, अगर डेल्टा एन पॉजिटिव है तो आपका केपी ज्यादा होगा केसी से, आपका केपी ज्यादा होगा केसी से। ये समझने की बात है, आगे और बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। ठीक है, इसका मतलब ये समझ में आ गया। ये समझ लेना, अगर डेल्टा एन पॉजिटिव है तो केपी ज्यादा होगा। एक चीज और ध्यान रखना, अगर डेल्टा एन पॉजिटिव है, पी फॉर पॉजिटिव और केपी फॉर पी, मतलब पी फॉर पॉजिटिव और केपी, अगर डेल्टा एन पॉजिटिव है तो केपी ज्यादा होगा। दूसरी चीज याद करने की जरूरत ही नहीं है। अगर डेल्टा एन 0 है तो केपी बराबर केसी हो गया, अगर पॉजिटिव है तो केपी ज्यादा है, अगर नेगेटिव है तो केसी ज्यादा हो जाएगा। बस याद हो गया, कभी नहीं भूलोगे। अगर डेल्टा एन पॉजिटिव है, पी अगर पॉजिटिव है तो के पी ज्यादा, दोनों में पी पी आना चाहिए, बस कहानी खत्म। अब एग्जांपल देख लें। देखो पहला एग्जांपल है आपका, क्या है पहला एग्जांपल? देखो देखो ये रिएक्टेंट 1 मोल, ये प्रोडक्ट का 1 मोल, इसका एक प्रोडक्ट मेल, डेल्टा एन निकालेंगे तो प्रोडक्ट के गैसीय मोल कितने हैं? 1 और 1 2, दोनों गैस हैं। रिएक्टेंट के कितने हैं? 1, तो कितना आया? डेल्टा एन बराबर, अब ध्यान रखना कितना आया, सॉरी, दो में से एक गया तो कितना बचा? 1, तो ध्यान रखना ये आपका पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब देखो इस अभिक्रिया के लिए डेल्टा एन जी कितना है? 1। अब यूनिट निकालेंगे, देखो केपी की यूनिट निकालें, तो मैंने केपी की यूनिट आपको ये वाली बताई थी। तो डेल्टा एन जी के बराबर कितना रखूंगा? 1 रख दूंगा, तो आपका क्या हो गया? एटमॉस्फेयर 1। ये आपकी इस अभिक्रिया के लिए केपी की यूनिट हो गई है। अगर केसी की यूनिट निकाले तो केसी की यूनिट मैंने क्या बताई थी? मोल पर लीटर डेल्टा एनजी, एनजी बराबर 1 लगाया जाएगा तो कोई इश्यू ही नहीं है। ऐसे कैसे रह जाएगा? मोल मोल का मोल रह जाएगा और लीटर माइनस का लीटर माइनस रह जाएगा। ठीक है, ऐसा ही एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, और उस एग्जाम्पल में क्या है देखो ध्यान से समझो। ये अभिकारक, अभिकारक के कितने मोल? 2। उत्पाद का देखो 1 मोल और ये 3 मोल। अब ध्यान से समझना, ये टोटल कितने हो गए? 4 मोल। ये कितने रह गए? 2 मोल। डेल्टा एन कितना आया? 4 - 2 कितना आ गया? 2 आ गए।
आप अच्छी तरीके से समझ लेना, इसमें आपको कहीं कोई कंफ्यूजन कतई नहीं होना चाहिए। अब आप ध्यान से समझो, देखो इसकी यूनिट देख लें अब। मतलब ये ध्यान रखना, आपको ये भी पूछा जा सकता है कि रिएक्शन दी गई है इस अभिक्रिया के लिए केपी और केसी में क्या रिलेशन होगा, तो आप देख लेना इसमें डेल्टा एन पॉजिटिव है तो आप करके आ जाना केपी ग्रेटर देन केसी। आपको ये रिएक्शन दे करके पूछ सकता है कि आप इस अभिक्रिया के लिए बताओ भाई केपी और केसी में कौन सा रिलेशन सही है। आप बता देंगे तो आप सबसे पहले डेल्टा एन निकाल लेना। डेल्टा एन आपका पॉजिटिव आएगा और पॉजिटिव मतलब पी, और पी मतलब के पी ग्रेटर देन के सी। और अगर आपका डेल्टा एन जीरो आ जाए तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, के पी बराबर के सी। अब यूनिट देखें, इसमें डेल्टा एन कितना है, दो है तो देखो एटमॉस्फेयर में दो लगा दो, यहाँ पे दो लिख दो तो क्या हो जाएगा, मोल स्क्वायर लीटर इनवर्स स्क्वायर, बस। कहाँ दिक्कत है बताओ। एक तो मैं कह रहा हूं आपको यकीन मानो, सेकंड ग्रेड की केमिस्ट्री तो इतनी आसान है कि अगर थोड़ा सा भी मन लगा के पढ़ लिया पूरे 40-42 क्वेश्चन होने की पूरी संभावना बन जाएगी। बस छोड़ के कुछ भी मत जाना, ठीक है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं जिनमें की जो डेल्टा एन है वो नेगेटिव है। अब नेगेटिव कब होगा चीजें सारी पता है आपको, बस हम लोग केवल डिस्कस कर रहे हैं नेगेटिव कब होगा। देखो डेल्टा एन क्या होता है, प्रोडक्ट के गैसीय मोलों की संख्या और रिएक्टेंट के गैसीय मोलों की संख्या। तो नेगेटिव कब आएगा, जब अभिकारकों के गैसीय मोलों की संख्या ज्यादा, अभिकारकों के गैसीय मोलों की संख्या, गैसीय मोलों की संख्या ज्यादा होगी। ये ध्यान रख ले, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब देखो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपका ये नेगेटिव हो गया मीन्स आपका यहाँ पे ये लिखा जा सकता है, ये नेगेटिव में आते ही ये जो पूरा का पूरा पोर्शन है ये नीचे चला जाएगा, इसको ऐसे लिखा जाए, क्योंकि देखो आपको पता है कोई भी घात नीचे जो पॉजिटिव की होती है ऊपर आके माइनस में हो जाती है, अगर कोई भी घात ऊपर माइनस में है नीचे जाके पॉजिटिव में हो जाएगी। तो देखो जब इन दोनों में रिलेशन निकाला गया तो क्या हुआ, के पी बराबर के सी आर टी, और आपको पता चल गया कि डेल्टा एन माइनस में है। और तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इस माइनस को नीचे ले आऊंगा तो पूरी की पूरी संख्या नीचे आ जाएगी, तो क्या बन जाएगा के सी अपॉन आर टी डेल्टा एन। अब आप देखो केसी को हम लोग कुछ ना कुछ संख्या से डिवाइडेड कर रहे हैं, इसका मतलब आपका केसी ज्यादा था इसलिए इसमें भाग दे करके कम कर रहे हैं। तो अगर डेल्टा एन नेगेटिव है तो क्या निकल के आएगा, केसी ग्रेटर देन केपी होगा। देखो एक ही चीज ध्यान रखो आप, तो डेल्टा एन बराबर जीरो, केपी बराबर केसी। दूसरा डेल्टा एन पॉजिटिव तो केपी पॉजिटिव फॉर पी और केपी फॉर पी। तो अगर पॉजिटिव है आपका डेल्टा एन जो है पॉजिटिव है तो आपका केपी ज्यादा हो जाएगा, यहां पे आपका डेल्टा एन नेगेटिव है तो केसी ज्यादा कर दिया नहीं मतलब हो गया रूल के अकॉर्डिंग इस इक्वेशन के अनुसार, ठीक है। तो ये तीसरी इंपॉर्टेंट चीज हो गई, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज के बाद हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख ले इसके भी। देखो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको रिएक्शन देके पूछ लेगा कि जैसे मतलब मैं बताऊंगा अभी नीचे वाली एग्जांपल में बात करेंगे। देखो अब आप समझो थोड़ा सा, मान लो ये देखो इस पे बात करते, देखो आप समझना, देखो ये अभिकारक का एक मोल, ये अभिकारक का एक मोल दोनों गैस हैं, ये अभिकारक का एक मोल ये भी गैस है, तो डेल्टा एन कितना निकालेंगे भाई, प्रोडक्ट के गैसीय मोलों की संख्या एक, अभिकारक के गैसीय मोलों की संख्या दो, तो डेल्टा एन आया आपका -1। अब आपसे कोई ये पूछ ले कि इस रिएक्शन के लिए केसी और केपी में रिलेशन बताओ, तो इस रिएक्शन के लिए जो केपी और केपी में केसी में रिलेशन होगा वो क्या होगा, केसी आर टी डेल्टा वन -1। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ध्यान रखना भाई, केसी अपॉन आर टी भी बिल्कुल सही है। आप भूल मत जाना चीजों को कि यार सर ने तो यही बताया था, यार ये कहाँ से आ गया, कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में, ध्यान रख लेना इस बात का। पता है देखो सिंपल मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए, अगर सिंपल मैथमेटिक्स नहीं आई तो फिर आपका मामला गड़बड़, और इतनी इजी मैथमेटिक्स तो आपको आनी चाहिए, एकदम सिंपल मैथमेटिक्स।
ठीक है, तो ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, तो अब देखो इसकी अगर हम लोग केपी और केसी की यूनिट की बात करें तो देखो अब आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये केपी की यूनिट है, मैं पहले ही बता चुका। डेल्टा एन जी की जगह कितना लिखा जाएगा, -1, तो ये आपका एटमोस्फेयर -1 हो गया बस। केसी की यूनिट देखें, केसी में देखो इस डेल्टा एन जी की जगह कितना लिखूंगा, -1, तो देखो मोल तो -1 में चला जाएगा और ये लीटर -1 था, माइनस माइनस प्लस, तो ये लीटर 1 हो गया। ये जरूर ध्यान रख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ऐसे ही एक रिएक्शन और है आपकी, और इसमें भी देखो क्या है आपका। देखो मैंने आपको एक दो एग्जांपल बताए, आप कोई भी रिएक्शन ले सकते हो। देखो गैसीय अभिकारक 1 मोल, 3 मोल, उत्पाद के केवल 2 मोल, तो जो आपका डेल्टा एन जी है वो आपका हो जाएगा 2 - 4 बराबर -2। इसका मतलब अगर इस रिएक्शन के लिए केपी और केसी में रिलेशन लिखा जाए तो क्या लिखा जाएगा, केसी आर टी -2, और इसको और क्या लिख सकता हूँ, केपी बराबर केसी आर टी की पावर स्क्वायर। और इसका मतलब ये है कि इस रिएक्शन के लिए जो केसी होता है वो केपी से ज्यादा होता है, ये भी ध्यान रख, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एकदम इजी गोइंग। देखो यहाँ पे इसकी यूनिट देखें तो एटमॉस्फेयर पे -2 लगा देंगे तो एटमॉस्फेयर -2 इनवर्स इन माइनस इनवर्स, और केसी में क्या लगा देंगे, देखो यहाँ पे -2 डेल्टा एनजी की जगह, तो मोल इनवर्स स्क्वायर और ये लीटर स्क्वायर। देखो ये सारे एग्जाम्पल मैंने बता दिए। इसके अलावा देखो आप एनसीईआरटी के एग्जाम्पल निकालना, मैं तो और करवाऊंगा आपको भी, अभी तो कुछ ही पार्ट हुआ है हमारे इस चैप्टर का, 2-3 क्लासें और आएंगे अभी थ्योरी की। तो आज हमने एक कंडीशन और है, मैं भूल गया, तो ये समझ में आ गया। एक कंडीशन जो कई बार पूछा जा सकता है कि अगर आपको ये देख के पूछ ले कि कोई भी गैसीय अभिक्रिया है, सममांगी गैसीय अभिक्रिया है जिसमें T बराबर 1/R है, तो इस रिएक्शन के लिए Kp और Kc में क्या रिलेशन होगा। तो देखो आप समझो, देखो ये हमारा Kp और Kc में रिलेशन है। Kp और Kc में क्या रिलेशन था, Kp बराबर Kc आर टी डेल्टा एन जी। ठीक है, तो देखो इस आर की जगह, सॉरी टी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/R। तो देखो मैंने टी की जगह 1/R लिख दिया है, तो यहां से देखो आर से आर कैंसिल हो गया, तो ये पूरा 1 ये वाला बन गया, और इस 1 का कोई मतलब नहीं है, और 1 का कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि एक की पावर आप कितना ही लगा देना एक ही रहेगा। तो ऐसी रिएक्शन के लिए भी जो केपी और केसी में रिलेशन होता है वो हमेशा बराबर का रिलेशन होता है, ये आप लोग ध्यान रख लेना। ठीक है, एक लास्ट चीज और आज की क्लास की, फिर हम लोग जो भी डिस्कस करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में होगा हमारा। क्या है, देखो साम्य स्थिरांक के अनुप्रयोग, कि इस साम्य स्थिरांक का यूज क्या है। तो ध्यान रखना, इस साम्य स्थिरांक से हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है या फिर मतलब उत्पाद ज्यादा स्थायी है या अभिकारक ज्यादा स्थायी है। तो आप देखो समझना, मान लो ये रिएक्शन है, मान लो ये अग्र अभिक्रिया का वेग नियतांक है और ये आपका पश्य अभिक्रिया का वेग नियतांक। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज, आपका के क्या था, के पी मान लो चाहे के सी मान लो चाहे के इक्विलिब्रियम मान लो, ये किसके बराबर होता है, के एफ अपॉन के बी के बराबर होता है। ठीक है भाई, अब देखो आप सोच के देखो एक बार, अगर केपी केसी या के इक्विलिब्रियम का मान ज्यादा होगा तो इसका मतलब इन तीनों का या साम्य स्थिरांक का मान ज्यादा कब होगा, जब केएफ का मान ज्यादा होगा। और केएफ का मान ज्यादा कब होगा, जब अग्र अभिक्रिया का वेग ज्यादा होगा। अग्र अभिक्रिया का वेग ज्यादा होने का मतलब प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, और प्रोडक्ट तभी ज्यादा बन सकता है जब प्रोडक्ट ज्यादा स्थायी हो। और अगर आपका जो साम्य स्थिरांक है उसका मान कम होता है तो मान के चलना केबी का मान ज्यादा होगा, और जब केबी का मान ज्यादा होगा तो पश्य अभिक्रिया फास्ट होगी, पश्य अभिक्रिया फास्ट होगी तो आपका अभिकारक ज्यादा बनेगा। अभिकारक ज्यादा बनने का मतलब है इस कंडीशन में आपका अभिकारक ज्यादा स्थायी है। बस एक सीधी सी बात आप ध्यान में रख लेना कि अगर आपका जो साम्य स्थिरांक है
केपी या के इक्विलिब्रियम अगर उसका मान इंक्रीज होता है या बढ़ता है तो ये मान के चलना आपका जो प्रोडक्ट है या जो आपका उत्पाद है वो ज्यादा स्थायी होगा। और अगर आपका इन दोनों जो साम्य स्थिरांक है उसका मान अगर घटता है तो ये मान के चलना कि आपका जो अभिकारक है वो ज्यादा स्थायी होगा। ये ध्यान रखना, ये पूछ भी सकता है आपको, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए आप लोगों को। समझ में आ गया? इसका मतलब क्या है कि अगर केपी केसी या के इक्विलिब्रियम मीन साम्य स्थिरांक का मान बढ़ेगा तो उत्पाद का स्थायित्व बढ़ेगा और अभिकारक का स्थायित्व घटेगा। लेकिन अगर आपका जो साम्य स्थिरांक है अगर उसका मान घटता है, उसका मान कम होता है, ध्यान रखना, तो इसका मतलब ये है कि आपका अभिकारक ज्यादा स्थायी है और उत्पाद कम स्थायी है। मीन्स अगर आपका साम्य स्थिरांक का मान घटता है तो उत्पाद का स्थायित्व घटता है और अभिकारक का स्थायित्व बढ़ता है। ठीक है, एकदम सिंपल चीज है, कोई इशू नहीं होना चाहिए, ये चीज आराम से समझ लेना। दोबारा बता देता हूं, अगर साम्य स्थिरांक का मान बढ़ेगा इसका मतलब उत्पाद का स्थायित्व बढ़ेगा, और अगर साम्य स्थिरांक का मान घटेगा इसका मतलब उत्पाद का स्थायित्व घटेगा और अभिकारक का स्थायित्व बढ़ेगा। ठीक है, ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हो गई है। इसके बाद देखो, अच्छा एक फैक्टर और मैंने ले रखा है, चलो ये भी बता देता हूँ, वैसे काम का नहीं है फिर भी एक बार देख लेते हैं शॉर्ट में। देखो ये दूसरा अनुप्रयोग है। देखो किसी भी अभिक्रिया का जो अभिक्रिया गुणांक होता है वो क्या होता है? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। मतलब अगर इस अभिक्रिया के लिए क्यों लिखा जाए तो क्यों बराबर क्या लिखा जाएगा, ध्यान से समझना, क्या लिखा जाएगा, सॉरी, क्यों बराबर अभिक्रिया गुणांक जिसे बोलते हैं, क्या लिखा जाएगा? सी की कंसंट्रेशन और डी की कंसंट्रेशन, ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन, ये आपका क्या हो गया यहाँ पे, ये M1, ये M2, ये M3, ये M4, सॉरी नीचे वाला N1 N2 आएगा, जस्ट 1 मिनट, N1 और N। अब देखो ध्यान से समझना, ये अभिक्रिया गुणांक होता है और इस अभिक्रिया का मान लो कोई भी साम्य स्थिरांक है, Kp मान लो, चाहे Kc मान लो, चाहे K इक्विलिब्रियम मान लो। देखो तीन कंडीशंस आती हैं अगर अभिक्रिया का साम्य अभिक्रिया गुणांक और आपका जो Kp या जो Kc या जो K इक्विलिब्रियम है, ठीक है, अगर वो दोनों समान हैं तो अभिक्रिया किसी भी डायरेक्शन में नहीं जाएगी। मतलब जो अभिक्रिया हो रही है वो अभिक्रिया उसी स्पीड से दोनों अभिक्रियाएं होती रहेंगी। अब देखो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपका के इक्विलिब्रियम अगर क्यू से ज्यादा है, अगर आपका इक्विलिब्रियम के इक्विलिब्रियम या साम्य स्थिरांक क्यू से ज्यादा है, देखो ये केपी भी हो सकता है और केसी भी हो सकता है। तो देखो होता क्या है, अगर के इक्विलिब्रियम ज्यादा है तो मतलब देखो ये एक तरह से किसके बराबर है, ये भी तो के इक्विलिब्रियम या केसी के बराबर है। तो कोई भी अभिक्रिया साम्य अवस्था में जाने के लिए उसका साम्य स्थिरांक कितना होना चाहिए, के इक्विलिब्रियम जितना। लेकिन अगर क्यू के हिसाब से देखें तो साम्य स्थिरांक क्या है, ज्यादा है, तो ये क्यू जो है वो इस साम्य स्थिरांक के बराबर होने की कोशिश करेगा और इस साम्य स्थिरांक के बराबर होने के लिए इस क्यू का मान बढ़ना चाहिए। इस क्यू का मान कब बढ़ेगा, जब अगर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाए। कौन सी दिशा में प्रतिस्थापित होगी अभिक्रिया, अग्र दिशा में। और एक चीज और ध्यान रख लेना, अगर के इक्विलिब्रियम आपका जो है लेस देन क्यू है, मतलब क्यू का मान ज्यादा है, क्यू का मान ज्यादा है के इक्विलिब्रियम से, तो क्यू के मान को कम करने की कोशिश करेंगे। और क्यू का मान के कम कब हो, जब आपका ये ज्यादा बने, और ये ज्यादा कब बनेगा, जब आपकी पश्य अभिक्रिया तेज गति से हो। तो ध्यान रखना इस कंडीशन में आपकी जो है पश्य अभिक्रिया जो है उधर आपका जो साम्य है वो पश्य दिशा में शिफ्ट हो जाएगा। मतलब देखो ये एक तरह से के इक्विलिब्रियम ही है, लेकिन ये के इक्विलिब्रियम की कंडीशन तब आएगी जब अग्र अभिक्रिया और पश्य अभिक्रिया का वेग समान हो जाएगा। लेकिन मान लो किसी भी समय पर क्यों है हमारा जो अभिक्रिया गुणांक है, तो अगर ये अभिक्रिया गुणांक इसके बराबर हो गया इसका मतलब अभिक्रिया साम्य अवस्था में आ चुकी है।
अब अग्राभिक्रिया और पश्चाभिक्रिया दोनों का जो वेग होगा वो एक समान हो, लेकिन अगर आपका ये वाला जो क्यू है वो इस के इक्विलिब्रियम से कम है, तो ये क्यू के इक्विलिब्रियम की तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो के क्यू तो क्यू का मान बढ़ेगा, और क्यू का मान कब बढ़ेगा, जब आपका अग्राभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, मींस सीओडी ज्यादा बनेंगे। लेकिन अगर आपका जो क्यू है वो ऑलरेडी के इक्विलिब्रियम से ज्यादा है, आपका जो क्यू है वो ऑलरेडी क्यू इक्विलिब्रियम से ज्यादा है, तो क्यू को कम करना है। कम कब करेंगे, जब इनकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, और इनकी कंसंट्रेशन कब बढ़ेगी, जब पश्य अभिक्रिया का वेग ज्यादा होगा, या जो साम्य है वो पश्य दिशा में विस्थापित हो जाएगा। ये ध्यान रख लेना भाई अच्छी तरीके से। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो मेरे से पूछ लेना। तो आज की क्लास में हमारा आगे की क्लास में जो हम लोग डिस्कस करेंगे, देखो मैं आपको फिर कह देता हूं, मैंने आपको दो चीजें बताई आज, बहुत इंपॉर्टेंट बताई हैं, मैं फिर कह रहा हूं, साम्य अवस्था स्थिरांक अलग चीज है। ये आपका एक तरह से गणितीय रूप है, एक गणित की वैल्यू है ये, जबकि रासायनिक साम्य या सिंपल साम्य अवस्था जो है वो अलग चीज है, और इनको अलग अलग ही पढ़ेंगे। तो ये मेरी हेडिंग रहेगी, साम्यावस्था स्थिरांक को प्रभावित करने वाले कारक, मींस केपी, केसी या के इक्विलिब्रियम को प्रभावित करने वाले कारक। और उसके बाद में दूसरे मैं बताऊंगा आपको साम्य को प्रभावित करने वाले कारक, और जब साम्य को प्रभावित करने वाले कारक बताऊंगा वहां पे मैं आपको पढ़ाऊंगा लासातालिया नियम। ध्यान रख लेना भाई, दोनों चीजों को एक मत समझ लेना भाई, साम्य स्थिरांक भी एक है, रासायनिक साम्य भी एक है, नहीं, दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, कल मिलेंगे, तब तक के लिए सबको नमस्कार।